मैं शिव कुमार निषाद। मैंने द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय संविधान के विकास क्रम का लेक्चर शुरू कर दिया था और भारतीय संविधान के विकास के लेक्चर को शुरू करते हुए आपके बीच में मैंने आपको बताया था कि मेरा ये जो सेशन है ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। और मेरा मानना है कि पूरा पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी यानी पूरे जीएस को कवर करके ही रहेंगे हम लोग। इसी तरह से हम आपके बीच में द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेकर के सभी अधिनियम आपके बीच में धीरे धीरे जा चुके हैं और आज अधिनियम को कंप्लीट करते हुए, पॉलिटी का सेशन कंप्लीट करते हुए आज हम भाग 1 यानी कि पार्ट 1 तक आ पहुँचे हैं। ठीक है, अब यही पार्ट 1 से हम शुरुआत करेंगे। शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर के आपके बीच में आया हूं और यहां से लगभग पीसीएस से लेकर के सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके बीच में जाएंगे। तो धैर्य रखिए, धीरे धीरे कवर करते हैं। आज शुरू करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर भाग 1। क्या? पार्ट 1। दोस्तों पार्ट 1 यानी कि भाग 1 जो है आपको पता होगा, भाग 1 जो है 1 से लेकर 4 तक है। 1 से लेकर कहाँ तक है? 4 तक है। 1 से लेकर कहाँ तक है? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। यानी जो भाग 1 है यानी कि जो भाग 1 पॉलिटी का हमारा है उसमें जो भाग 1 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक सेशन उसका पूरा उल्लेख किया गया है। भाग 1 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यानी कि भाग 1 की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत और संघ एवं उसकी राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। संघ एवं उसके राज्य, संघ में राज्य क्षेत्र लिख दीजिए, राज्य क्षेत्र। ठीक है, यानी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी क्या बोलेंगे? स्टेट एंड यूनियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है भाग 1। और यही भाग 1 का उल्लेख अगर आप देखेंगे ना बाबू तो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करता है। भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। बहुत ही शानदार सेशन है दोस्तों, आपके बीच में लेके आया हूँ। आइए शुरुआत करते हैं इस शानदार सेशन को। भाग 1 जो है, आइए शुरू। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल जो 1 है, आर्टिकल 1 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। क्या कहता है? इंडिया लिखेंगे इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इस बात को समझिए, हिंदी वाले विद्यार्थी इस इंग्लिश को देख करके घबराएंगे नहीं। मैं बाइलिंगुअल पढ़ाता हूँ, यानी कि इंग्लिश वाले विद्यार्थियों के लिए भी है और हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए भी है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट यानी भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 क्या कहता है बाबू? भारत क्या होगा? भारत जो होगा वो क्या होगा? राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का क्या है? संघ है। क्या है बाबू? संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अब इस बात को समझिएगा, गौर फरमाइएगा यहाँ पे। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत जो होगा राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर किस राज्यों की संघ की बात की गई है दोस्तों? रटना एक अलग क्षेत्र होता है, कॉन्सेप्ट के साथ जवाब देना एक अलग क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर मैं कराता हूँ बच्चों को। कॉन्सेप्ट इज़ पावर। अब देखिए, भारत राज्यों का संघ होगा तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि कैसी राज्यों का संघ होगा, है ना? किताबों में भरी भराई मिल जाएगी भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है भैया कैसी राज्यों का संघ हो? तो इस बात को समझिएगा, तो ध्यान रखिएगा। भारत कैसी राज्यों का संघ होगा? अनुसूची 1 में जिनका उल्लेख क्या हो
अनुसूची 1 में हो, अनुसूची 1 में जिन राज्यों का उल्लेख होगा उन्हीं राज्यों का संघ होगा कौन? भारत। सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत जो होगा राज्यों का संघ होगा। तो सवाल यहाँ पे उठता है कि कैसे राज्यों का संघ होगा, तो बता देंगे। अगर आपसे कोई पूछा कि भारत कैसे राज्यों का संघ होगा तो बता दें, या फिर एग्ज़ाम अगर आपसे कोई कभी पूछे तो बता देंगे कि भारत जो होगा वो कैसे राज्यों का संघ होगा? जिन राज्यों का उल्लेख अनुसूची 1 में है उन्हीं राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। कौन? भारत, है ना। तो आर्टिकल 1 यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों। आर्टिकल 1 की बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन है, धीरे धीरे कवर करेंगे, धैर्य रख के कवर करेंगे, भागेंगे नहीं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन धीरे धीरे आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, धैर्य रख करके बैठेंगे तो बेहतरीन, मेरा मानना है कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों से पूछा जाता है कि भारत राज्यों का संघ, भारत क्या, आर्टिकल 1 क्या कहता है? तो बच्चे बोल देते हैं भारत राज्यों का संघ हो। तो यहाँ मामला फंसता नहीं है दोस्तों। मामला कहाँ फंसता है? मामला तब फंसता है जब बच्चों से पूछा जाता है आर्टिकल 1 क्या है, तो बच्चे अगर ये बोलते हैं इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, जब बच्चे ये बोलते हैं तो अक्सर इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता था पहले कि भैया जब इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, ये एक बात बताइए हमको, आप यूनियन ऑफ स्टेट ये क्या बोल रहे हैं? यूनियन ऑफ स्टेट ये क्या आप बोल रहे हैं? ये बताइए। संघ को आप यूनियन बोल दिए, संघ को आप क्या बोल दिए? यूनियन बोल दिए। फेडरेशन मतलब भी तो संघ होता है, फेडरेशन है ना। अरे भैया फेडरेशन मतलब भी तो संघ होता है, तो यूनियन आप क्यों बोल रहे हैं भारत को? अरे फेडरेशन बोलिए, यूनियन क्यों बोल रहे हैं? यूनियन ही, फेडरेशन मतलब भी संघ होता है, यूनियन मतलब भी संघ होता है, कॉन्फेडरेशन मतलब भी संघ। तो सवाल यहाँ पे उठता है, यूनियन ही बच्चों से पूछ लिया जाता था तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते थे। ये जो मैं बात अब वन लाइनरों में पूछना शुरू हो गया है यही सवाल। पहले तो आईएएस तक सीमित था ये, लेकिन अब वन लाइनरों के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। लगभग बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछ लिए जाते हैं कि यूनियन क्या है, फेडरेशन, भारत क्या है, यूनियन है या फिर फेडरेशन, संघ कैसा संघ है भारत, या भारत का संघवाद किस प्रकार का संघवाद है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। अमेरिकी संघवाद से मैच करता है या फिर कनाडियन संघवाद से मैच करता है। इन सारे सवालों के जवाब आप तब समझ पा रहे होंगे जब आप ये जान जाएंगे कि इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा जाता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं कहा जाता है, कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों। सवाल है ना, जब तीनों का मीनिंग है कि यह संघ, हिंदी में संघ बोला जाता है तो फिर बोलना चाहिए फेडरेशन। लेकिन नहीं, भारत, जवाहरलाल नेहरू या सभी लोगों ने मिलकर बोला ऐसा कि नहीं, हमारे इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहा है। क्यों कहा? इस बात को अगर आप समझ जाएंगे तो कई सवाल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्या क्या सवाल कंप्लीट होंगे आपके? कि भारत का संघवाद कैसा संघवाद है, भारतीय संघवाद किस प्रकार के संघवाद से मैच खाता है, किस देश के संघवाद से मैच खाता है, वह है ना। कि भारत को अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ किसको कहा जाता है, या फिर अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ किसे कहा जाता है। इन सारे सवालों के जवाब आप बेहतरीन तरीके से दे पा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों धैर्य रख करके बने रहिए। आइए शुरू करते हैं कि भारत को, यानी कि भारतीय संघवाद किस प्रकार, यूनियन मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे हम समझिए, देखिए एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। हम यहाँ पे मिटाना चाहेंगे इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। अब यहाँ यूनियन का मतलब समझिए, यूनियन समझिए, यूनियन है ना। यूनियन, ठीक है। हाँ, तो यूनियन और फेडरेशन, यानी क्या क्या लिखेंगे, फेडरेशन। दोस्तों समझिए इस बात को। यूनियन हम उस संघ को कहते हैं जहाँ पर स्टेट अपनी मर्जी से शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से उस संघ से, उस ग्रुप से निकल नहीं सकते हैं। पहली सबसे बड़ी विशेषता समझ लीजिए बाबू। यूनियन में क्या समझते हैं हम, यानी कोई भी राज्य अपनी मर्जी से शामिल तो हो जाता है लेकिन अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे, यूनियन में राज्य अपनी मर्जी से
या अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से शामिल हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। परंतु उससे बाहर अपनी मर्जी, उससे बाहर नहीं निकल सकते, परंतु उससे बाहर अपनी मर्जी से नहीं, उससे बाहर अपनी मर्जी से या इच्छा से नहीं निकल सकते, निकल सकते। समझिए इस बात को। यूनियन का मतलब ये कहा जा रहा है, यूनियन हम ऐसे राज्य को कहेंगे कि जिस राज्य में जो वहाँ के एरिया है, यानी उसमें अपनी मर्ज़ी से तो शामिल हो सकता है, लेकिन परंतु उससे बाहर अपनी मर्ज़ी से नहीं निकले। यानी कि यूनियन एक ऐसा संघ होगा जिसमें एरिया अपनी मर्ज़ी से तो एक दूसरे से एक उस ग्रुप में शामिल हो सकता है ना, लेकिन उस ग्रुप से बाहर जब चाहे वो नहीं निकल सकता। एक बार शामिल हो गया तो कभी निकल नहीं सकता, ऐसे आप बोल लीजिए। जैसे ये कह दूँ, पुर्तगाल के अधीन था, आपको पता होगा गोवा, या बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो भारत जब हमारा आज़ाद हुआ था तो उस समय बहुत सारे स्टेट अलग अलग थे। गोवा देख लीजिए, है ना, नागालैंड, यानी बहुत सारे ऐसे राज्य जैसे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबको मिला करके एक संघ बनाया गया। यानी कि आपको पता होगा कि 14 ही राज्य थे उस समय। जब 7वां संविधान संशोधन किया गया तो अलग पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब अपनी मर्ज़ी से तो शामिल किया गया राज्यों को, लेकिन अपनी मर्ज़ी से वो निकल नहीं सकते, है ना। अब देखिए, ये यूनियन की सबसे बड़ी विशेषता एक बार फिर से दोहरा देते हैं। यूनियन राज्य में कोई भी राज्य अपनी मर्ज़ी से शामिल तो हो सकता है लेकिन निकल नहीं सकता। यानी कि अपनी इच्छा से एक बार शामिल हो गया लेकिन निकल नहीं सकता है, ठीक है। ये यूनियन की सबसे बड़ी विशेषता। जबकि फेडरेशन में इसका उल्टा है। क्या लिखेंगे? फेडरेशन में शामिल अपनी मर्ज़ी, जब चाहे इच्छा से शामिल हो सकते हैं और जब चाहे निकल सकते हैं। ये फेडरेशन का मतलब समझते बाबू। फेडरेशन का मतलब होता है समझौता। क्या होता है? समझौता। यानी यहाँ पर राज्य एक समझौते के रूप में शामिल होते हैं। यहाँ पर राज्य क्या होते हैं? एक समझौते के रूप में शामिल होते हैं। और राज्य समझौते के रूप में शामिल होते कि भैया हम तुम्हारे ग्रुप में शामिल तो हो रहे हैं, लेकिन हमारी जब इच्छा होगी उस फेडरेशन से हम निकल जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। तो फेडरेशन में राज्य कभी भी निकल सकते हैं, लेकिन यूनियन कहता है कि एक बार हमारे समूह में आप शामिल हो गए भैया, तो हमारे समूह से आप कभी अलग नहीं हो सकते हैं। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ यूनियन स्टेट एंड दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ फेडरेशन। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड फेडरेशन। समझिए, बहुत बेसिक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में, यूनियन में और फेडरेशन में। यहाँ पर राज्य अपनी इच्छा से शामिल हो सकते हैं और फेडरेशन का मतलब समझे, समझौता। क्या होता है? समझौता। यानी राज्य क्या हो सकते हैं? अपनी इच्छा से शामिल हो सकते हैं और अपनी इच्छा से निकल भी सकते हैं। फेडरेशन में फेडरेशन स्टेट में राज्य फेडरेशन स्टेट में राज्य अपनी मर्जी से शामिल हो सकते हैं। और अपनी मर्जी से निकल भी सकते हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेडरेशन स्टेट एंड यूनियन स्टेट। यानी कि फेडरेशन स्टेट क्या होता है बाबू? इस स्टेट में राज्य अपनी मर्जी से शामिल तो हो सकते हैं और अपनी मर्जी से निकल भी सकते हैं। बट यूनियन में क्या होता है?
राज्य अपनी मर्ज़ी से शामिल हो सकते हैं लेकिन निकल नहीं सकते हैं। कल को गोवा अगर ऐसा रहता कि अपनी मर्ज़ी से शामिल हो सकते हैं और निकल भी सकते हैं, तो गोवा तो मांग करता है दूसरे देश की, तो गोवा तो कब का निकल चुका था भारत से। तो यूनियन में भारत जो है वो यूनियन स्टेट है, ना कि फेडरेशन स्टेट। फेडरेशन स्टेट की सबसे बड़ी विशेषता आपने देखा कि फेडरेशन स्टेट में क्या होता है, राज्य अपनी मर्ज़ी से जब चाहे एक समझौते के रूप में शामिल होते हैं और समझौते को तोड़ करके कभी भी निकल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस समझते हैं, बहुत ही बेसिक डिफरेंस। यूनियन में केंद्र सबसे पावरफुल होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोस्ट पावरफुल दैन द स्टेट गवर्नमेंट। हम ये कह सकते हैं यूनियन स्टेट में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है मोस्ट पावरफुल दैन द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि लिखेंगे, यानी कि यूनियन स्टेट में क्या होता है, राज्य यानी केंद्र जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। यूनियन स्टेट में क्या होता है, केंद्र ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है किससे, पावरफुल होता है किससे, होता है पावरफुल होता है किससे, केंद्र से, राज्य से, सॉरी। तो क्या समझेंगे, दूसरी विशेषता क्या समझेंगे, यूनियन स्टेट में केंद्र ज़्यादा पावरफुल होता है राज्य से, यानी ऐसे भी कह सकते हैं आप। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे कि राज्य कमज़ोर होता है, कम पावरफुल होता है केंद्र की अपेक्षा, यानी केंद्र की शक्तियाँ ज़्यादा होती है किस स्टेट में, यूनियन स्टेट में। केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ दी जाती है, और जो ये केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ दी जाती है और जो राज्य होते हैं उनके पास कम शक्तियाँ दी जाती है। जो भी इसका मतलब हो, केवल यहाँ पे हमें ये समझना है कि यूनियन स्टेट में क्या होता है, केंद्र के पास ज़्यादा पावरफुल हो, केंद्र ज़्यादा पावर रखता है और जो राज्य होते हैं वो कम पावर रखते हैं। जबकि फेडरेशन में ऐसा विपरीत होता है, फेडरेशन में इसका क्या होता है, विपरीत होता है, इसके ठीक विपरीत होता है फेडरेशन में। फेडरेशन स्टेट में क्या होता है, समझिए, फेडरेशन स्टेट में क्या होता है, ये जो स्टेट होते, स्टेट हैज़ मोर पावर दैन द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नो मोर पावर दैन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि फेडरेशन स्टेट में क्या होता है, बिल्कुल उल्टा, जो राज्य होते हैं उनके पास ज़्यादा शक्ति होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कम शक्ति होती है। ये देखिए हमारे भारत से बिल्कुल उल्टा होता है। फेडरेशन स्टेट में क्या होता है, जो फिर से समझिए, यानी कि जो राज्य होते हैं उनके पास ज़्यादा शक्ति होती है, केंद्र सरकार से ज़्यादा शक्ति रखने वाले होते हैं राज्य। किसकी विशेषता है, ऑप्शन कैसे पूछा जाएगा, यूनियन की विशेषता है। एग्जाम में कैसे पूछेगा, यूनियन की विशेषता है, राज्य ज़्यादा पावरफुल होते हैं केंद्र से। ऑप्शन बी, राज्य कम पावरफुल होते हैं केंद्र से, है ना। या ऐसे पूछ लेगा बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि यूनियन में केंद्र पावरफुल होता है। भारत को याद रख करके चलिएगा, हमारा जो भारत है यूनियन ऑफ स्टेट है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ केंद्र ज़्यादा पावरफुल होता है, हमारे पास केंद्र सरकार की जो भी गवर्नमेंट केंद्र में है उनके पास ज़्यादा पावर होता है, और जो ये राज्य सरकारें हैं उनके पास थोड़ी सी कम होती है, उनकी अपेक्षा थोड़ी कम होती है पावर। जबकि फेडरेशन स्टेट में ऐसा नहीं होता है, फेडरेशन स्टेट में केंद्र के पास कम शक्ति होती है और राज्य के पास ज़्यादा शक्ति है। सवाल ऐसा क्यों होता है फेडरेशन स्टेट में, तो फेडरेशन स्टेट में ऐसा इसलिए होता है बाबू, क्योंकि जो राज्य होती है, जो ये फेडरेशन स्टेट में जो राज्य होते हैं वो वही जो है, जो राज्य होते हैं फेडरेशन स्टेट में वही क्या करते हैं, केंद्र का निर्माण करते हैं। हमारे यहाँ केंद्र जो होता है वो राज्य का निर्माण करता है, वो जो है राज्य का निर्माण। लेकिन वहाँ क्या होते हैं, पहले राज्य बनता है, उस राज्य से केंद्र का निर्माण होता है। इसलिए राज्य जो स्टेट गवर्नमेंट होता है फेडरेशन, वो ज़्यादा पावर रखता है किससे, स्टेट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से। और डिवीज़न ऑफ पावर दोनों में होती है। तीसरी विशेषता
सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषता ये है, द डिवीज़न ऑफ पावर, यानी शक्तियों का विभाजन होता है। यूनियन में क्या होता है? शक्तियों का विभाजन होता है। शक्तियों का विभाजन किस में होता है? किस यूनियन में भी होता है और फेडरेशन में भी। यही एक ऐसी विशेषता है जो दोनों में मैच करती है, यूनियन स्टेट में भी और फेडरेशन स्टेट में भी। यूनियन स्टेट में भी और फेडरेशन स्टेट में, दोनों में शक्तियों का विभाजन होता है। बट अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? यहाँ पर यूनियन स्टेट में जो शक्तियों का विभाजन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, स्टेट हैज़ मोर पावर, यानी स्टेट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं यूनियन स्टेट में। जबकि फेडरेशन स्टेट में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं उनके पास कम शक्तियाँ होती हैं राज्य के पीछे, यानी कि राज्य जो वहाँ के होते हैं वही सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं। जैसे अमेरिका, तो अमेरिका का जो वर्ड्स है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये चिल्ला के बताता है कहीं ना कहीं कि फेडरेशन को ही बताता है। यूनाइटेड जो वर्ड्स है ये बताता है कि हम फेडरेशन को बताता है कि फेडरेशन कहीं ना कहीं ये फेडरेशन है, फेडरल को ही बताता है। फेडरल को कहीं ना कहीं संकेत करता है कि फेडरल स्टेट है अमेरिका, यानी यूनाइटेड ऑफ अमेरिका। तो तीसरी विशेषता आपने समझी, बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता, डिवीज़न ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। राज्य में और केंद्र में शक्तियों का विभाजन होता है। फेडरेशन में भी राज्य में और केंद्र में शक्तियों का विभाजन होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, इससे भी इम्पॉर्टेंट समझिए, डी, यूनियन में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी एक ही संविधान होता है। यूनियन में क्या होता है? एक संविधान होता है, एक संविधान होता है। तीसरी विशेषता, यूनियन में क्या होता है? एक संविधान होता है, और वही संविधान क्या करता है? स्टेट को भी पावर प्रोवाइड कराता है, और किसको प्रोवाइड कराता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को शक्तियाँ जो है वो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन देता है। इसलिए अक्सर आपसे पूछा जाता है पूरे भारत में सबसे बड़ा कौन है, तो बताएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। जो भी भारत में है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से चलता है, उसमें जो भी रूल्स हैं उसको फॉलो करके चलते हैं, है ना। लेकिन उसका स्रोत कौन है, अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो बताते हैं जनता, यानी जो द पीपुल ऑफ इंडिया। ये पहला वाक्य ही हम पढ़ा चुके हैं आपको प्रियम्बल में। प्रियम्बल की स्टार्ट ही इसी से होती है, द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। ये वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग ही ये बता देता है कि जो स्रोत है, ये हमारे संविधान का जो स्रोत है वो भारत की जनता से है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा कौन है ये हम बता चुके हैं आपको। तो यूनियन की तीसरी विशेषता क्या है कि हमारे यूनियन में क्या होता है? एक ही संविधान होता है, वही संविधान राज्य को भी शक्तियाँ देता है, और वही संविधान क्या करता है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी शक्तियाँ प्रोवाइड कराता है। कंफ्यूज मत होइएगा। फेडरेशन, आते हैं फेडरेशन पे। जबकि फेडरेशन में क्या होता है? फेडरेशन हैज़ टू कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल विपरीत। फेडरेशन हैज़ टू, द फेडरेशन स्टेट हैज़ टू what? Constitution. The federation state has two constitution. पहला स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट का, और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट का। फेडरेशन का क्या होता है? फेडरेशन के पास दो संविधान होता है। जो भी देश फेडरेशन को स्वीकार किया है उसके पास दो संविधान होता है। एक राज्य का एक अलग संविधान होगा, और एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो अलग संविधान को फॉलो कर रही होगी। अब देखिए, इसीलिए जो वहाँ फेडरेशन स्टेट में जो भी बच्चा या जो भी लोग वहाँ की नागरिकता प्रदान करते हैं, तो सबसे पहले उस एरिया का नागरिकता प्रदान करना पड़ता है, जिस एरिया में वो रहते हैं, जिस स्टेट में वो रहते हैं। उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की नागरिकता प्रदान करनी। इसीलिए वहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान। इसीलिए बच्चों से अक्सर पूछा जाता है
कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ पाया जाता है, किस देश में दो नागरिकता प्रदान की जाती है। तो बता देते हैं बच्चे कि रट लेते हैं बच्चे कि अमेरिका में। तो बाबू अमेरिका में क्यों दोहरी नागरिकता जो प्रदान की जाती है उसका मतलब समझिए। यहाँ पे स्टेट के पास अलग संविधान होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग संविधान होता है। तो सबसे पहले आप किसी स्टेट में बर्थ होंगे, यानी किसी स्टेट की नागरिकता प्रदान करेंगे, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की नागरिकता। तो वहाँ पे दो नागरिकता प्रदान करनी आवश्यक हो जाता है। जबकि हमारे इंडिया में, यानी कि इंडिया नहीं यूनियन समझते हैं अभी हम बाद में बात करेंगे इंडिया यूनियन है या फेडरेशन है, अमेरिका फेडरेशन है या यूनियन है, कनाडा क्या है, सभी देशों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल यूनियन फेडरेशन आज के सेशन में हम केवल यूनियन और फेडरेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, SSC MTS CGL सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे जो भारत में है वो एक ही संविधान है, इस बात को कभी नहीं भूलना है। और वही संविधान सबको पावर प्रोवाइड करता है, चाहे स्टेट हो चाहे वो क्या हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। द डिवीज़न ऑफ पावर ये दोनों मैच करता है। तो इस तरह से हमने लगभग सारी चीज़ें आर्टिकल 1 की बता दी आपको। आर्टिकल 1 में क्या क्या चीज़ें हैं एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। इंडिया दैट इज़ द भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। जो भारत होगा वो राज्यों का संघ होगा। ये कौन कहता है बाबू? आर्टिकल 1 कहती है। ठीक है, कैसे राज्यों का संघ होगा? उन राज्यों का संघ होगा जो अनुसूची 1 में शामिल हैं। ठीक है, अच्छा यूनियन का मतलब यहाँ पे जो भी विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं वो भी विद्यार्थी ध्यान देंगे, ना कि केवल इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी ध्यान देंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम जो भी माध्यम होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो यूनियन मतलब संघ जो होता है वो क्यों भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है, फेडरेशन अभी बताएंगे। यूनियन संघ का मतलब होता है यूनियन, संघ को अंग्रेजी में यूनियन और फेडरेशन कहते हैं। अब यूनियन और फेडरेशन में डिफरेंस क्या होता है हमने आपको बताया। यूनियन में क्या होता है, डिवीज़न ऑफ पावर होता है, एक ही संविधान होता है। जबकि फेडरेशन में पावर डिवीज़न ऑफ पावर तो होता है लेकिन राज्य के पास ज़्यादा पावर्स होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। और क्या होता है, फेडरेशन स्टेट हैज़ 2 कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, फेडरेशन स्टेट के पास क्या होता है, 2 संविधान होता है। और इसीलिए वहाँ पे जन्म लेने वाले विद्यार्थियों को, यानी वहाँ पे जन्म लेने वाले लोगों को क्या करना पड़ता है, दोहरी नागरिकता प्रदान करनी पड़ती है। इसलिए पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ पे पाया जाता है, तो बता देंगे अमेरिका वगैरह में, नहीं उन स्टेट में जहाँ पे फेडरेशन उन देशों में पाया जाता है जो फेडरेशन को स्वीकार किए हैं। ये था आर्टिकल 1। आगे बढ़ते हैं। अब आइए आर्टिकल 2 पे चलते हैं। आर्टिकल 2 किसी भी नए राज्यों के प्रवेश एवं गठन संबंधित प्रावधान, ऐसा किताबों में लिखा है। इसका क्या मतलब, किताबी लैंग्वेज बहुत टफ होता है। किसी नए राज्यों के प्रवेश एवं गठन संबंधित प्रावधान, इसका मतलब ये होता है किसी भी नए राज्य को भारत के राज्य में मिलाना है, किस आर्टिकल का प्रयोग करके संसद जो होता है वो किस आर्टिकल का प्रयोग करके किसी नए राज्य को भारत में मिलाएगा, तो आर्टिकल होता है 2। अब बता देंगे कि 2 जो आर्टिकल होता है उस 2 आर्टिकल में लिखा हुआ है, एक बार फिर से समझिए, नए राज्यों के प्रवेश एवं गठन से संबंधित प्रावधान, है ना। अब इसका क्या मतलब, इसको 2 तरीके से क्यों लिखा गया, यानी किसी नए राज्यों के प्रवेश क्या मतलब होता है, प्रवेश क्या होता है, गठन क्या होता है, समझिए इस चीज़ को। देखिए प्रवेश, चलिए ठीक है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था, को पता होगा। बिहार को काट करके झारखंड बनाया गया था। हरियाणा जो था वो पंजाब को काट करके हरियाणा बनाया गया था। बॉम्बे को काट करके मुंबई बनाया गया, गुजरात बनाया गया, और क्या बनाया गया, गुजरात, मुंबई, इस तरह से बॉम्बे को काटा गया।
अब समझिए ये जो काट काट करके स्टेट अलग अलग बनाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में 2014 में आपको पता होगा तेलंगाना का गठन हुआ था। तो यहाँ पे समझेंगे कि ये गठन है या फिर प्रवेश है। तो ये प्रवेश है। अब गठन क्या होता है, जैसे गोवा, गोवा स्टेट आपको पता होगा पुर्तगालियों के अधीन था। पुर्तगालियों के, गोवा जो स्टेट था वो पुर्तगालियों के अधीन था, यानी पुर्तगाली जो थे वहाँ पे कब्जा कर रहे थे। तो भारतीयों ने हालांकि उसको किसी तरह कब्जा कर लिया वहाँ पे भारतीय जा कर के। तो अब ये जो दूसरे के कब्जे में था, ये भारत के कब्जे में आ गया। ये क्या हुआ, ये गठन हुआ। तो छोड़िए, ये विशेष एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता। फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, किसी नए राज्यों के प्रवेश एवं गठन संबंधित प्रावधान जो है वो आर्टिकल 2 कहता है ना। अब इसके बाद आर्टिकल 3 क्या कहता है, ये समझिए। आर्टिकल 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 जो है वो क्या कहता है बाबू, अनुच्छेद 3 नाम एवं सीमा में परिवर्तन संबंधित प्रावधान। किसमें, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन एवं सीमा में परिवर्तन। किसी भी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन बाबू, नाम एवं सीमा में परिवर्तन। नाम एवं सीमा में परिवर्तन, ठीक है।